नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा 2.8 में। तो जैसा कि कल हम लोग वर्णमाला के PYQs कर रहे थे, तो कल हम लोगों ने 10 क्वेश्चन तक देख लिया था। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे क्या है, कौन सा क्वेश्चन कैसे किस तरीके से है, उसको हम फिर आज उसके आगे देखेंगे। तो आइए चलिए हम देखते हैं। कल तो हमारा 10 क्वेश्चन तक हो चुका था। अब इसके आगे हम देखेंगे हमारा 11वां क्वेश्चन क्या है। तो हमारा 11वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कुल वर्ड लिपियां हैं। हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ड लिपियां हैं, ये पूछ रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 44, दूसरा ऑप्शन है 33 और तीसरा ऑप्शन है 52 और चौथा ऑप्शन है 48। और जबकि ये देखिए 3 एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला हाई कोर्ट ARO में 2021 में पूछा गया है और दूसरा जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा 2016 में पूछा गया है और तीसरा UPSI में पूछा गया है। इसमें UPSI में ये पूछा गया है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कितना 52। हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ड लिपियां हैं, 52 वर्ड लिपियां हैं। मतलब इसके पहले भी कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी गई है कि इसमें वर्ड लिपियां करके पूछ लिया है। तो वर्ड लिपियां कितनी है, 52। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। तो आइए इसकी हम व्याख्या देखते हैं, इसकी क्या व्याख्या है। तो हमारी जो इसकी व्याख्या है हम देखते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ड लिपियां की संख्या 52 है। कितनी वर्ड लिपियां हैं, 52। अब इसमें आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें स्वर है और व्यंजन। तो स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं उसको देखते हैं हम। तो पहला है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। कितनी है हमारी स्वर में जो वर्ड लिपियां हैं वो 11 हैं। कितनी वर्ड लिपि है, 11 वर्ड लिपि है। और व्यंजन में आइए देखते हैं। का वर्ग जो कंठ से उच्चारित होता है, का वर्ग किससे उच्चारित होता है, कंठ से। ये कंठ से बताया गया है कि का वर्ग जो है उसको उच्चारित करते हैं कंठ से। तो इसमें का वर्ग कौन कौन से हैं, का, खा, ग, घ, अंगा और ये मिलाकर कितने हैं, 5। का वर्ग के अंतर्गत कितने आते हैं, 5। अब इसके आगे हम देखते हैं चा वर्ग। चा वर्ग जो हमारा उच्चारित होता है वो तालव्य से होता है। तालव्य या तालु भी कहते हैं इसे। तो चा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से हैं, चा है, छा है, जा है, झा और इया है। ए भी हमारा 5 होता है। चा वर्ग के अंतर्गत भी 5 वर्ड लिपि आती हैं। अब हम देखते हैं टा वर्ग। टा वर्ग किससे उच्चारित होता है, मूर्धन्य से। तो इसके अंतर्गत जो है टा है, ठा है, डा है, ढा है और अड़ा है। ए भी कुल मिलाकर 5 होते हैं। अब ता वर्ग के अंतर्गत कौन से आते हैं, दंतव्य। ये जो ता वर्ग है दंतव्य से उच्चारित होता है। इसका उच्चारण स्थान जो है वो दंतव्य होता है। तो इसके अंतर्गत ता है, था है, दा है, धा है और ना। ए भी हमारा 5 होता है। अब इसके आगे हम देखते हैं पा वर्ग। पा वर्ग किससे उच्चारित होता है, ओष्ठ से। तो ये इसका उच्चारण स्थान जो है, ये पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। तो इसके अंतर्गत जो आता है पा है, फा है, बा है, भा है, मा है। ये भी हमारा 5 होता है। इसके अंतर्गत भी 5 वर्ड लिपि आती है। इसके आगे हम देखते हैं अंतस्थ। अंतस्थ मैंने कल भी बताया था अंतस्थ वर्ड क्या होते हैं। और इसमें भी देखिए दिया है अंतस्थ वर्ड क्या है, 4 होते हैं। वो हमारे या है, रा है, ला है, वा है। अभी मैंने बताया कि इसमें ये कितने होते हैं, 4। अब इसके आगे हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ये भी 4 ही होते हैं। और ये होता है बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा, हा। ये भी हमारा 4 ही होता है। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा, अब इसको मैं थोड़ा इधर कर लेती हूँ क्योंकि क्वेश्चन इधर चला गया है। अब इसके आगे देखिए इसकी व्याख्या क्या दी हुई है। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हमारे, छा है, त्रा है, ज्ञा है और ये श्रा है। संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने, 4 ए भी होते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं अयोग्यवाह। अयोग्यवाह क्या होता है, अंग, आह।
अयोग हमारे कितने हैं? 2। और इसके आगे द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ड होता है और ढ होता है। ये हमारे कितने होते हैं? 2। अब जितना हमने अभी तक पढ़ा है, जितना हमने इसकी व्याख्या में देखा है, उस सब मिलाकर हमारे कितने वर्डों की संख्या कितनी हो गई? कुल जो वर्ड की संख्या है वो 52 हो गई। दो हमारे द्विगुण व्यंजन हो गए, 4 अयोगवा और 4 संयुक्त व्यंजन, और इसके पहले जो हमने देखा है वो सब मिलाकर इसमें 52 वर्ड हो गए जो हमारे हिंदी लिपियों में आते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे हमारा 12वां क्वेश्चन जो है, ये हमारा 12वां क्वेश्चन रहा, हिंदी चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? हिंदी चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? सॉरी, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वो बाय मिस्टेक हिंदी आ गया, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो इसमें 12वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? इसमें हमारा पहला ऑप्शन हो जाता है अक्षर, दूसरा ऑप्शन हो जाता है वर्ड, और तीसरा ऑप्शन हो जाता है वर्ण समूह, और चौथा ऑप्शन हो जाता है वर्णमाला। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये भी हमारा देखिए 3 एग्जाम्स में पूछे गए, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, मतलब कई प्रकार से घुमाकर पूछा जाता है क्वेश्चन। और इसके पहले हमने देखा कि कितने प्रकार से घुमा यही क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें भी यही देखिए कहा गया कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब इसके आगे हम इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। इसकी जो व्याख्या है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हम बता सकते हैं कि हिंदी की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? ध्वनि होती है। हिंदी की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ड। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है, तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहा जाता है। वर्डों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ड होते हैं उनको क्रमबद्ध करना ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। और हिंदी में वर्डों की संख्या कितनी है? हिंदी में वर्डों की संख्या जो है वो 52 है। कितनी संख्या है? 52। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा क्या है। इसके आगे क्वेश्चन जो, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 12। अब इसके आगे हम देखते हैं 13 क्वेश्चन हमारा। अब इसके आगे नेक्स्ट हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, स्वर वर्ड। इसके आगे हमारा दूसरा चैप्टर, अब तक तो हम वर्णमाला देख रहे थे, अब इसके आगे हम इसके अंतर्गत अब हम देखेंगे दूसरा चैप्टर, स्वर वर्ड, परिभाषा, भेद एवं संख्या। इसका दूसरा चैप्टर क्या हो जाएगा? स्वर वर्ड, परिभाषा, भेद एवं संख्या। अब इसमें 13 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है, हिंदी स्वर के प्रकार हैं। हिंदी स्वर के कितने प्रकार हैं ये हमसे पूछा है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 11, और चौथा ऑप्शन है 3, और 5वां ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें देख रहे हैं 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा? 3। कौन सा? 3। हिंदी स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब आइए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने? अभी मैंने ऊपर बताया कि हिंदी स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो किंतु उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ये मात्रा के आधार पर बताया गया कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब इसके आगे हम अपना 14 क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 14 क्वेश्चन क्या है, आइए हम देखते हैं। हमारा 14 क्वेश्चन ये रहा है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है?
हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 13 और चौथा ऑप्शन है 10 और पांचवा ऑप्शन है 11। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 13। कितनी? 13। तो आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहा है? इसकी व्याख्या जो है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल 13 है। अभी मैंने बताया कि स्वरों की संख्या कुल कितना है? 13। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 13। स्वरों के प्रकार निम्नलिखित हैं। जो स्वर के प्रकार है तीनों वो इस प्रकार हैं, उसको हम देखते हैं क्या है। पहला है हमारा ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर। तो इसमें जो वर्ड आते हैं वो छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और री है। ये जो 4 वर्ड हमारे हैं ये ह्रस्व स्वर होते हैं। ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है एग्जाम्स में कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, तो हम ऑप्शन में ये दे देगा 4 और या तो इसमें से कोई हटा देगा। मान लो जैसे इसमें छोटा ऊ हटा दिया, इसके जगह पे बड़ा ऊ दे दिया, पूछ लिया कि इसमें से कौन सा नहीं है ह्रस्व स्वर। तो ऐसे हमें देखना होता है कि कौन सा है कौन सा नहीं। तो इसे ये 4 वर्ड होते हैं आ, ई और उ और री को ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। कभी कभी ह्रस्व स्वर ना देकर मूल स्वर भी दे देता है, तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें देख लेना है कि इसे ह्रस्व स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। अब हमारा दूसरा है दीर्घ स्वर। कौन सा? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हमारे कौन कौन से हैं? बड़ा अ है, बड़ी ई है और बड़ा ऊ है। ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं और इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के दुगना समय लगता है। जितना हम ह्रस्व स्वर को उच्चारित करने में जितना समय लेते हैं उसका 2 गुना समय हमें दीर्घ स्वर को उच्चारित करने में लगता है। और ये हमारे जो दीर्घ स्वर हैं ये 3 हैं। ह्रस्व स्वर कितने थे? 4 थे और दीर्घ स्वर कितने हैं? 3 हैं। अब आगे देखते हैं हमारा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या है? 2 या 2 से ज्यादा स्वरों से मिलकर बनने वाला स्वर संयुक्त स्वर कहलाता है। मतलब 2 या 2 से ज्यादा स्वर जो मिल जाते हैं उनको जो मिलाकर बनाया जाता है वो स्वर जो है वो संयुक्त स्वर कहलाता है। जैसे ए हुआ, ए हुआ, ओ और औ। ये जो हमारे 4 हैं ये संयुक्त स्वर हैं। ये 2 स्वर से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहा गया है। अब इसके आगे हमारा है अयोगवा। 2 हमारे अयोगवा होते हैं, एक है अंगा और एक आहा। ये हमारे 2 अयोगवा होते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। हमारा पहला ऑप्शन है छोटा ऊ और दूसरा ऑप्शन है ए, तीसरा ऑप्शन है इया और चौथा ऑप्शन है छोटा आ। तो ये देखिए 2 एग्जाम्स में पूछे गए। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में भी पूछा गया है और BSSC केसपाल जेल वार्डन में भी पूछा गया है। अब इसका ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो हमारा है ये स्वर नहीं है। बाकी अभी हमने ऊपर देखा कि हमारे स्वर जो हैं कौन कौन से हैं, तो इसमें जो इया है ये स्वर नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अब इसकी आइए हम व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? इसकी जो हमारी व्याख्या, उपर्युक्त विकल्पों में इया जो है वो स्वर नहीं है। यह एक अस्पर्श व्यंजन है। यह च वर्गीय तालव्य का पंचम वर्ड है। जो च वर्ग वो तालु से उच्चारित होता है और ये जो इया है इसका ये च वर्ग का पंचम वर्ड है जिसका उच्चारण स्थान नासिक से, यानी जिसका उच्चारण जो हम नाक से करते हैं। पंचम वर्ड जितने भी हैं स्पर्श व्यंजन के, वो पंचम जितने भी वर्ड हैं उनको हम नासिक से उच्चारित करते हैं, यानी नाक से उच्चारित होते हैं। जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारे जैसे लगता है नाक से आवाज आ रही है, ऐसे होता है। तो इसके आगे अब हम देखते हैं कि 16 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? ये जो चारों हमारे हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, एक किस प्रकार के स्वर हैं? तो पहला ऑप्शन है अर्ध संवृत, दूसरा है विवृत और तीसरा है अर्ध विवृत और चौथा है संवृत। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा ऑप्शन सी।
सॉरी ऑप्शन डी हमारा, ये सॉरी ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समवृत्त, जो ए छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ है वो समवृत्त स्वर है। अब इसके आगे हम देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। इसकी जो व्याख्या हम देख लेते हैं, ये रहा इसकी व्याख्या, ये हम इसको देखते हैं। समवृत्त स्वर जो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ। जब हम इन चारों को उच्चारित करते हैं तो हमारा जो मुख है वो कम से कम खुलता है, बहुत ज्यादा नहीं खुलता, कम से कम खुलता है, इसलिए ये जो हमारे है समवृत्त स्वर है। अब इसके आगे जो है हमारा अर्ध संवृत्त, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए और औ, मतलब खुलता तो है मुख लेकिन पूरा नहीं खुलता, आधा ही खुला रहता है, तो ये अर्ध संवृत्त हो जाता है। तो इसमें दो ही हैं, ए और औ। हमारा इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, उसको हम देखते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, री खाली स्थान स्वर है। री हमारा कैसा स्वर है ये पूछा है। तो ऑप्शन ए है जो संयुक्त स्वर, ऑप्शन बी है प्लुत, ऑप्शन सी है ह्रस्व और ऑप्शन डी है दीर्घ। इसमें से जो हमारा सही हो जाएगा वो ह्रस्व स्वर, ऑप्शन सी जो हमारा है वो सही हो जाता है। री क्या है? ह्रस्व स्वर है। अब इसके आगे हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? री जो हमारा है वो ह्रस्व स्वर है। वे स्वर मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक कहलाते हैं। ये देखिए, ये मतलब कई प्रकार से पूछ सकता है कि जो स्वर है इसे मूल स्वर भी कहते हैं, इसे ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर। इसके तीन नाम है। कहीं कहीं मूल स्वर ना देकर ह्रस्व स्वर दे देगा, ह्रस्व स्वर ना देकर मूल स्वर दे देगा, या इन दोनों को ना देकर एक मात्रिक स्वर दे देगा। तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे जो दे दे तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि इसको मूल स्वर भी कहा जाता है, ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है और एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे क्या है? जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती तथा इनके उच्चारण में कम समय लगता है। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे? अभी हमने देखा था लेकिन फिर से देख लेते हैं। तो ह्रस्व स्वर हमारे कौन कौन से हैं? आ है, ई है, ऊ है और री है। मतलब छोटा है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और री है। अब इसके आगे दीर्घ स्वर हमारे कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, ओ, औ। ये हमारे जो हैं हमारे दीर्घ स्वर है। ये इतने हमारे दीर्घ स्वर हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं 18 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? आ, उ, ए, बा। तो इसमें से कौन सा स्वर नहीं है? ये जो ऑप्शन डी हमारा है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। इसमें बा जो है वो हमारा स्वर नहीं है, ये एक प्रकार का व्यंजन है। ये तीनों जो हैं ये तो हमारे स्वर हैं, लेकिन ये बा जो हमारा व्यंजन है, इसलिए ये स्वर नहीं है। तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? उपयुक्त विकल्प में से बा स्वर नहीं है। अभी मैंने बताया कि बा जो है वो एक प्रकार का व्यंजन है, वो स्वर नहीं है। अब इसके आगे देखते हैं। यह एक स्पर्श व्यंजन है। यह पा वर्ग का तृतीय वर्ड है। जो बा है वो पा वर्ग का तृतीय वर्ड है, जिसका उच्चारण स्थान ओठ से होता है। पा का उच्चारण स्थान जो है वो ओठ से होता है, बा। लेकिन जितने भी पा वर्ग हैं, पा वर्ग के अंतर्गत जितने भी आते हैं उनका उच्चारण स्थान ओठ से ही होता है। तो ये बा जो है वो पा वर्ग के अंतर्गत आता है, तो इसका उच्चारण स्थान ओठ से होता है। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से री क्या है? री जो हमारा इनमें से क्या है? पहला ऑप्शन है व्यंजन, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है स्वर। अब ये देखिए हमारे 4 एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चार एग्जाम्स में पूछे गए री। इसके पहले भी हमने देखा था कि री जो है, री से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो 3 एग्जाम्स में पूछा गया, और इस अभी भी हम देख रहे हैं कि ये चार एग्जाम में पूछा गया है। हाई कोर्ट ARO में, UPSI में भी पूछा गया है, UPPSC में पूछा गया है, यूके PSC में भी पूछा गया है। तो ये चार
क्वेश्चंस 4 एग्जाम्स में पूछेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन, री हमारा क्या है, स्वर है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं इसके आगे। इसकी व्याख्या क्या है, हिंदी प्रमुख स्वर है। हिंदी के प्रमुख स्वर जो हैं वो आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है और री है। ए है, ऐ है, ओ है, औ है। ये जो इतने हमारे हैं ये प्रमुख स्वर हैं हिंदी के, ये इतने प्रमुख स्वर हैं। इनमें मूल स्वर जो है आ है, ई है, ऊ है, री है। जो ये छोटा आ है, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये हमारे मूल स्वर, 4 हमारे मूल स्वर होते हैं। और जो संयुक्त स्वर होते हैं ये चार संयुक्त स्वर होते हैं। कौन कौन से, ए है, ऐ है, ओ है और औ है। ये हमारे 4 क्या है, संयुक्त स्वर हैं। स्वर जो हमारे हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और री है। ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत है। इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, अभी हमने ऊपर देखा है। और ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, बड़ा आता है, बड़ी आती है, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। अब इसके आगे हम चलिए देखते हैं हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो हमारा पहला ऑप्शन है वृष्टि, रिपु, क्रिया, वर्षा। देख रहे हैं आप लोग ये किस तरीके से फिर री का उपयोग करके किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या था, वृष्टि, दूसरा रिपु, तीसरा क्रिया और चौथा वर्षा। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन ये है, वृष्टि। वृष्टि जो है इसमें री का उपयोग हुआ है। तो इसकी चलिए हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है, वृष्टि शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। री की मात्रा वाले अन्य शब्द कृतज्ञ, कृष्ण, सृजन और आदि हैं। मतलब री की मात्रा जो जिन जिन शब्दों में उपयोग होता है वो एक तो है कृतज्ञ, दूसरा है कृष्ण, तीसरा है सृजन। इन सब में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है स्वर, तीसरा ऑप्शन है व्यंजन और चौथा ऑप्शन है विसर्ग। ये भी देखिए 3 एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा उन्हें वो क्या है, वो बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, स्वर। स्वर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। तो इसकी चलिए हम व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर हमारे कौन कौन से हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और ये व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। बिना हम स्वर के सहायता के हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। वही इसमें कहा गया है कि जो भी हमारे स्वर हैं, जिस स्वर का उपयोग करके हम व्यंजन का उच्चारित करते हैं वो हमारा स्वर कहलाता है। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। मतलब जब हम इसको उच्चारित करते हैं तो मतलब बिना विरोध के, बिना बाधा के ये हमारे मुख से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। स्वर वर्ण कितने हैं, 11 हैं। हिंदी में हमारे स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 11। सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं, जितने भी स्वर हैं वो स्वतंत्र होते हैं। मतलब इसमें कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा स्वर जो है हम ये व्यंजन की सहायता से बोलते हैं या फिर किसी और की सहायता से बोलते हैं। नहीं, तो ये जो हमारे स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, ये किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, ये अपने आप उच्चारित हो जाते हैं।
तो इसके आगे हम देखते हैं हमारा आगे का क्वेश्चन। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है, स्वरों की संख्या कितनी है? हम इसके पहले कई बार पढ़ चुके हैं, तो हम देखते हैं कि स्वर की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए जो है हमारा 11, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। तो हमारे स्वरों की संख्या कितनी है? 11। इसकी व्याख्या नहीं देखते हैं क्योंकि हमने कई बार देख चुका है, इसके पहले कई क्वेश्चनों में हमने देखा है। तो इसके आगे हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन जो है 23 नंबर क्वेश्चन, स्वरों का उच्चारण। स्वरों का उच्चारण हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, स्वरों का उच्चारण क्या है? तो ऑप्शन ए है व्यंजनों की सहायता से होता है, ऑप्शन बी है अनुस्वार की सहायता से होता है, ऑप्शन सी है अनुनासिक की सहायता से होता है, ऑप्शन डी है बिना किसी की सहायता से होता है। तो स्वरों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? अभी मैंने आपको बताया था, इसके पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि स्वरों का उच्चारण जो हमारा है वो बिना किसी की सहायता से होता है। ऑप्शन डी हमारा है वो सही हो जाएगा। स्वरों का उच्चारण हम किसी की सहायता से नहीं, वो बिना किसी की सहायता से ही उच्चारित होता है। तो इसकी व्याख्या हम थोड़ा देख लेते हैं क्या है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, ये सभी स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन वर्डों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वर तो बिना किसी की सहायता से उच्चारित होते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर के नहीं उच्चारित हो सकते, ये कहा गया है इसमें। और जो प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। हम जितने भी व्यंजन को उच्चारित करते हैं उसमें आ की ध्वनि जो होती है वो छिपी रहती है। बिना हम स्वर के व्यंजन को उच्चारित नहीं कर सकते हैं। तो इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम इसको देखते हैं। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, स्वर किसका भेद है? स्वर जो हमारा वो किसका भेद है? नंबर ऑप्शन ए है संधि, ऑप्शन बी है समास, ऑप्शन सी है वर्ण, ऑप्शन डी है लिंग। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वर्ण। स्वर किसका भेद है? वर्ण का भेद है। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? इसकी व्याख्या जो दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक क्या है? स्वर, और नंबर दो क्या है? व्यंजन। तो स्वर किन्हें कहते हैं वो देख लेते हैं हम। स्वर हमारा क्या है? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बाधा के हो, ये सभी स्वतंत्र है। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में ये बताया था कि ये किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, इनमें कोई बाधा नहीं होती, इसमें कोई रुकावट नहीं होती, ये बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। तो वही स्वर होते हैं। और इसके आगे हम देखते हैं व्यंजन हमारा क्या है। जो स्वरों की सहायता से बोले जाने वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वर की सहायता से जो बोले जाते हैं वो वर्ण जो होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन को हम बिना स्वर की सहायता से बोल ही नहीं सकते। जब तक हम स्वर की सहायता नहीं लेंगे हम व्यंजन को उच्चारित नहीं कर पाएंगे। तो जो हम स्वर की सहायता से लेते हैं, सहायता से बोलते हैं व्यंजन को, वही हमारा व्यंजन कहलाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा 25 नंबर क्वेश्चन जो है। अब हम मात्रा के आधार पर, अब इसके आगे हम मात्रा के आधार पर स्वर देखेंगे। मात्रा के आधार पर स्वर क्या होते हैं, अब इसके आगे हम देखते हैं। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं, इसकी व्याख्या क्या क्या है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम क्या क्या है। तो हमारा जो उच्चार, हम देखते हैं इसकी व्याख्या। उच्चारण में लगने वाला समय, उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। इन्हीं मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। जब उच्चारित करते हैं स्वरों को, जो उसमें समय लगता है वही मात्रा कहलाता है। और मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? ह्रस्व स्वर, और दूसरा कौन सा है? दीर्घ स्वर, और तीसरा कौन सा है? प्लुत स्वर। तो हम इसको देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर क्या है?
जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा ह, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये जो चार हमारे हैं ये ह्रस्व स्वर हैं। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब हमारा दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। दूसरा हमारा क्या है? दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता हो वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये जो दो मात्रिक स्वर हैं वे कौन कौन सी हैं? बड़ा है, बड़ी है, बड़ा ऊ है, ए है, ऐ है, ओ है और औ है। तो इन्हें कभी कभी दीर्घ स्वर ना देकर कहीं कहीं द्विमात्रिक स्वर दे देता है। क्या? द्विमात्रिक स्वर दे देता है। उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि दीर्घ स्वर नहीं दिया तो द्विमात्रिक दे दिया तो हम कौन सा है क्या लिखें, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब तीसरा हमारा क्या है? प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। और जो प्लुत स्वर का चिन्ह होता है ये ऐसे होता है, ऐसे। प्लुत स्वर का जो चिन्ह होता है ऐसे होता है। और इसके आगे हम देखते हैं संस्कृत व्याकरण में प्लुत स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका जो प्रयोग है वो संस्कृत में किया जाता है, इसका प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता। विशेष क्या है? समग्रतः मात्रा के आधार पर स्वर को 3 भेद हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के पूछे जाने पर उत्तर 2 ही होगा। मात्रा के आधार पर 3 है, लेकिन जब हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत मात्रा के आधार पर स्वर अगर पूछे जाते हैं तो वहां हमारा जो उत्तर होगा वो 2 ही होगा। कौन कौन से? एक ह्रस्व स्वर होगा और दूसरा जो होगा वो दीर्घ स्वर होगा, क्योंकि प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया जाता है। हमारे एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लेगा कि मतलब मात्रा के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो हम मात्रा के आधार पर 3 स्वर तो होते हैं, उसके 3 भेद होते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसे करके पूछ लेगा कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत मात्रा के आधार पर हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, मतलब स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो उसमें हम 2 ही लगाएंगे। और 2 कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं, क्योंकि प्लुत स्वर का जो है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं इसके आगे कौन सा क्वेश्चन। इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो 26 नंबर का क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत स्वर किसके प्रकार हैं? ये जो तीनों हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये किसके प्रकार हैं? ऑप्शन ए है संधि, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है स्वर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन देखिए, इसमें 5 ऑप्शन दिया है, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है 5 ऑप्शन कि अब इसमें से हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही हो जाता है। स्वर, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो है हमारे स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी चलिए हम व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? वैसे हम इसकी व्याख्या जो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर की व्याख्या इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारे 27 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? कौन से समूह में, ऐसा कौन सा समूह है जिसमें सभी स्वर जो हैं वो दीर्घ स्वर हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा बड़ी, ए, ऐ, ओ, औ। और ऑप्शन बी हमारा री, बड़ा, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ऑप्शन सी हमारा है छोटा, बड़ा, छोटा ऊ, औ और ऐ। ऑप्शन डी हमारा है छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ा ऊ, री। अब इसमें देखिए कितना कंफ्यूजिंग है। अगर हमने ध्यान से पढ़ा होगा तो हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसके जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं उसमें कई बार मैंने बताया है कि इसमें दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। बड़ी, ए, ऐ,
ओ और औ, ये हमारे क्या हो जाते हैं, दीर्घ स्वर हो जाते हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम थोड़ा, क्या है व्याख्या। तो लगभग वही दिया जो मैंने बताया अभी ऑप्शन में, कि बड़ी ए ओ और औ जो है वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हमने कई बार देख चुका है तो इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं है। इसकी ज्यादा से ज्यादा व्याख्या हम लोग देख चुके हैं इस पहले ही क्वेश्चन में। तो इसके आगे हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 2। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। पहले हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। व्याकरण में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। स्वरों के 2 भेद होते हैं। अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया कि स्वरों की जो संख्या, स्वरों के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से हैं हम इसको देख लेते हैं। पहला हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत क्या कहा गया है? वे स्वर मूल या ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर, इसके 3 नाम हैं। पहला तो ये ह्रस्व स्वर हो गया, दूसरा मूल स्वर हो गया, तीसरा एक मात्रिक। तो इसको 2-3 प्रकार से क्वेश्चन दिया जा सकता है कि मूल स्वर क्या है, एक मात्रिक स्वर क्या है, या फिर पूछ लेगा ह्रस्व स्वर क्या है। तो तीनों ह्रस्व स्वर ही होते हैं। दीर्घ स्वर हमारा क्या है? वह स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, जैसे बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ और औ। ये जो हमारे इतने हैं ये दीर्घ स्वर होते हैं। इनको जब हम उच्चारित करते हैं तो इसमें जो समय लगता है वो ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर कहा गया है। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 29 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? क्या कहा गया? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता हो या ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? तो हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्लुत स्वर, दूसरा ऑप्शन है गुरु स्वर, और तीसरा ऑप्शन है मूल स्वर, और चौथा ऑप्शन है लघु स्वर। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, गुरु स्वर। गुरु स्वर या दीर्घ स्वर, इन्हें दोनों कहा जाता है। सॉरी, गुरु स्वर। और इसका हमारा ये व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? इसकी व्याख्या हम देखते हैं। इसकी व्याख्या जो हमारी है देख लेते हैं क्या कह रहा है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता हो, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है वह गुरु स्वर या दीर्घ स्वर। अभी मैंने कहा था कि गुरु स्वर को दीर्घ स्वर भी कहते हैं, तो वही है कि गुरु स्वर को दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। कहीं कहीं दीर्घ स्वर, ज्यादा से ज्यादा लोग दीर्घ स्वर जानते हैं, गुरु स्वर बहुत कम लोग जानते हैं। तो कहीं कहीं दीर्घ स्वर ना देकर गुरु स्वर दे देता है, जैसे कि अभी ऊपर आपने देखा कि ऑप्शन में गुरु स्वर दिया था, दीर्घ स्वर नहीं दिया गया था। तो इसके आगे हम कह रहे हैं, मात्रा की दृष्टि से दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, अर्थात 2 मात्रा वाले स्वर। जो ये दीर्घ स्वर होता है वो 2 मात्रा वाले होते हैं, इसमें 2 मात्राओं का होता है। तो 2 मात्रा से होने के कारण, इन 2 मात्रा के होने के कारण ही इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। 2 मात्रा जब इसमें लगा रहता है, इसी के कारण इसमें 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर से इसमें 2 गुना समय लगता है। छंद शास्त्र में ह्रस्व स्वर मात्रा को लघु और दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। जो ह्रस्व मात्रा है उसको लघु कहा जाता है और दीर्घ मात्रा को गुरु कहा जाता है। तो कहीं कहीं ह्रस्व स्वर ना देकर लघु देता है और दीर्घ स्वर ना देकर गुरु स्वर दे देता है। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर लघु दे दिया तो हम मानते हैं कि वो ह्रस्व स्वर है, तो ह्रस्व स्वर और लघु स्वर एक ही होता है, और दीर्घ और गुरु स्वर जो होता है वो एक ही होता है। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है।
निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो पहला है ऑप्शन ए है बड़ा, दूसरा ऑप्शन है छोटा ऊ, और तीसरा ऑप्शन है ए, और चौथा ऑप्शन है ओ। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए ऑप्शन, बड़ा हमारा दीर्घ स्वर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इसकी व्याख्या क्या है, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में बड़ा दीर्घ स्वर है क्योंकि मूल दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ होते हैं। जो मूल रूप से होते हैं वो तीन ही होते हैं, बड़ा है, बड़ी ई है और बड़ा ऊ है। और ऑप्शन में जो दिया गया था छोटा ऊ वो ह्रस्व स्वर है, और ए जो है वो संयुक्त स्वर है। ये दो स्वर से मिलकर बना होता है। ए जो हमारा दो स्वर से मिलकर बना होता है। तो ये कौन कौन से दो स्वर से मिलकर बना होता है? छोटा और छोटी, छोटा और छोटी ई से मिलकर ये ए बना होता है। ये संयुक्त स्वर, इसीलिए इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। ओ जो हमारा है, ओ भी हमारा संयुक्त स्वर है क्योंकि ये भी दो स्वर से मिलकर बना हुआ है, एक छोटा आ से और एक छोटा ऊ से। छोटा आ और छोटा ऊ से मिलकर क्या बना है? ओ। ये भी इसीलिए हमारा संयुक्त स्वर है। जो दो स्वरों से मिलकर बना होता है वही हमारा संयुक्त स्वर होता है। अब इसके आगे हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? अभी हमने देखा है ऊपर क्वेश्चन में कौन कौन से हमारे संयुक्त स्वर होते हैं, तो वही पूछा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। पहला है ए, दूसरा है ऐ, और तीसरा ऑप्शन है बड़ा ऊ, और चौथा ऑप्शन है ओ। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बड़ा ऊ, ये संयुक्त स्वर नहीं है क्योंकि ये किसी भी दो स्वर से मिलकर नहीं बना है, इसलिए ये संयुक्त स्वर नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ हमारा संयुक्त स्वर नहीं है। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? बड़ा ऊ संयुक्त स्वर नहीं बल्कि दीर्घ स्वर है। बड़ा ऊ जो हमारा है वो संयुक्त स्वर नहीं, ये दीर्घ स्वर है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। कौन कौन से? पहला ह्रस्व स्वर देख लेते हैं क्या है। छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। ये चार हमारे जो हैं ये ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर हमारा कौन कौन सा है? मूलतः 3 ही है, और इसके अलावा भी 2 हैं। तो हमारे जो दीर्घ स्वर हैं बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ। और इसके आगे हमारा क्या? संयुक्त स्वर। ए है, ऐ है, ओ है, औ है। ये हमारे चार जो है ये संयुक्त स्वर है क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहा गया है। अब इसके आगे हमारा 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? 32 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ऐसा इसमें ये पूछा है कि स्वर के उच्चारण में ऐसा कौन सा स्वर है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है? तो ऑप्शन ए हमारा अनुसार, ऑप्शन बी है अनुनासिक, ऑप्शन सी है ह्रस्व, ऑप्शन डी है प्लुत। तो हमारा जो इसमें आंसर सही हो जाएगा, इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा प्लुत स्वर, इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अब इसके आगे हम व्याख्या देख लेते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, सुनो आदि। मतलब इसमें देखिए, मतलब समय इसमें ज्यादा लग रहा है। उच्चारण आप खुद ही उच्चारण करके देख लीजिए, ओम तो इसमें समय लग रहा है ना, और सुनो तो जैसे अरे हो गया, ये जो होते हैं इसमें मतलब टाइम इसमें ज्यादा लगता है दीर्घ स्वर के अनुसार, और ह्रस्व स्वर इन सब के अनुसार इसमें समय ज्यादा लगता है, इसलिए ये प्लुत स्वर होता है। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 33 नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्लुत स्वर कौन होते हैं? प्लुत स्वर कौन कौन होते हैं वो पूछा है। तो ऑप्शन ए हमारा है आयुम, ऑप्शन बी हमारा ओम, ऑप्शन सी हमारा ओम, ऑप्शन डी हमारा ओम। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अभी मैंने ऊपर बताया था ओम। ओम जो हमारा
सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं, इसकी व्याख्या क्या है। इसकी व्याख्या जो है ओम, सॉरी इसके आगे हम देख लेते हैं। ओम प्लुत स्वर है शेष वर्तनी की दृष्टि से। इसके आगे देखते हैं हम, रुक जाइए एक मिनट, आप लोग थोड़ा सही कर लेंगे। अब देखिए ओम प्लुत स्वर है शेष वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है, प्लुत स्वर के उच्चारण में उसका 3 गुना समय लगता है। जितना हम ह्रस्व स्वर को उच्चारित करने में जितना हमारा समय लगता है, उसके अनुसार उसमें 3 गुना समय लगता है। अब इसके आगे क्या कह रहा है कि प्लुत स्वर का प्रयोग मूलतः वैदिक भाषा में या नाटक इत्यादि में संवाद लिखते समय पुकारने के अर्थ में होता है। जब हम किसी को जैसे पुकारते हैं, जैसे एग्जाम्पल करूँ ले लें राधा, तो राधा कहने में ज्यादा समय लग रहा है ना, तो वही उसमें बता रहा है कि जब किसी को हम पुकारते हैं या संवाद करते हैं तो उसमें जो ज्यादा समय लगता है वही प्लुत स्वर होता है। इसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के अनुसार ज्यादा समय इसमें लगता है, तो ये प्लुत स्वर होता है। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा क्या है। इसके आगे बस यहीं पे रुकते हैं हम आज, तो इसके आगे हम कल देखते हैं, और इसके आगे कल हम जारी रखेंगे आगे को क्वेश्चन जो भी हैं। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।